नमस्कार दोस्तों, मैं आमोद कुमार आप लोग को स्टडी हॉल वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी और आप लोग भी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अभी लगातार प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा कर रहा हूं। यानी इसके पीछे पीछे वाले यानी पार्ट 1 में हमने भारतीय इतिहास के जानने के लिए क्या क्या स्रोत हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो वो वीडियो लंबा होने की वजह से हमने उसे पार्ट 2 करने का फैसला किया था। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हाँ दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी न भूलेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने विषय वस्तु की तरफ। पिछले टॉपिक में मैंने ब्राह्मण साहित्य यानी ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से हमारे स्रोत हैं प्राचीन इतिहास को जानने में के लिए, उसे हमने वहाँ पूरी तरह से वो पूरा न हो पाया था और मैं उसे छोड़कर बोला था कि मैं इस बात को यहीं स्थगित करता हूँ और अगले दिन पार्ट 2 के तौर पर इसे पूरा करने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत पढ़े थे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद। उसके बाद 6 दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और विश्व पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। महाकाव्य के तौर पर रामायण, जिनके रचयिता महर्षि वाल्मीकि, एवं महाभारत, जिनके रचयिता महर्षि वेदव्यास। इन बातों की जानकारी हमने पीछे पार्ट में ली थी। तो दोस्तों, चलते हैं अब जो शेष बचे भाग है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद है अगला टॉपिक दोस्तों, पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है, जो इस प्रकार है: विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंड पुराण। दोस्तों, मार्कंड पुराण में जो हम लोग भगवान बोले शंकर का महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप करते हैं, ये मार्कंड पुराण से ही लिया गया है। अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण एवं मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में दोस्तों सबसे पहले लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। दोस्तों, इस प्रकार जितने भी पुराण हैं, एक उस समय की घटनाओं पर घटित आधारित जो घटनाएं घटी उस पर एक संकलन किया हुआ तथ्य है और वो वही हमारे पुराण के तौर पर या पुराण के नाम पर यानी ईश्वरीय शक्ति में जो घटनाएं घटी वो पुराण के तौर पर संकलित किया गया, जो हम आज उसे पुराण के ही नाम से जानते हैं। और इस प्रकार कुछ पुराणों के बारे में हम चर्चा भी कर सकते हैं जो आपको शायद समझ में भी पूर्णतः आएगी। तो चर्चा करते हैं दोस्तों। जैसे एक गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में हुआ कि हमारे भगवान विष्णु के जो वाहन हैं यानी गरुड़ जी, उनके बारे में जो जानकारी दी गई है, उन्होंने जो कर्म किए, उन्होंने जो कार्य किए, उनकी पूरी विस्तृत जानकारी गरुड़ पुराण में दी गई है। शिव पुराण का मतलब हुआ कि भगवान शंकर की लीलाओं का अध्ययन इसमें किया जाएगा। वराह पुराण में ये वराह अवतार में भगवान विष्णु ने, वराह का मतलब होता है सूकर यानी जंगली सुअर, इस अवतार में जो है हिरण्याक्ष की हत्या की थी वो इसमें दिया जाता। इस
इसमें वराह अवतार के अवतार के अंतर्गत जो लीला की वो वराह अवतार में हुआ। उसके अलावा है दोस्तों कूर्म माने हुआ कछुआ। कछुआ के लिए हालांकि ये सब दोस्तों पिछले नहीं पार्ट सबसे पहले जो बनाया था इतिहास के प्राचीन इतिहास की एक झलक है, उसमें हमने इनकी जानकारी दी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानकारी दे देना उचित समझता हूँ क्योंकि ये सामने आया है। कूर्म माने कछुआ। कछुए का अवतार जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय इनके अवतार हुआ, और उसी में ये कछुए अवतार में जो जो लीलाएँ हुई उनको ये इस तरह से है। तो दोस्तों मत्स्य पुराण ये सबसे पुराना पुराण है, क्योंकि शुरुआती दौर में जब प्रलय काल थी तो उस समय भगवान हरि विष्णु मछली का अवतार लेकर वेदों एवं अन्य जो प्रमुख ऋषि ज्ञान मुनि थे उनकी रक्षा की थी। अगला है दोस्तों स्मृति। स्मृतियों की संख्या 6 है। मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति। इसके अलावा है दोस्तों ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य का मतलब हुआ इन साहित्यों के बाद जो साहित्य हुए ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत आए, जैसे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इनको मुख्य 2 भागों में बांटा गया, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पन्हो, दिव्यावदान और बुद्धचरित है। अब इनको बारी बारी से जानते हैं कि ये सूत पिटक क्या है, विनय पिटक क्या है, और सभी को अभिधम्म, मिलिंद पन्हो और दिव्यावदान बुद्धचरित के बारे में बारी बारी से हल्का हल्का जानते हैं। सूत पिटक त्रिपिटकों में जो है त्रिपिटकों में सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके संलग्नकर्ता थे आनंद। आनंद भगवान बुद्ध के शिष्य थे। इनके संलग्नकर्ता कौन थे? आनंद। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहते हैं। उसके अगला है विनय पिटक। इसमें है भगवान बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट संघ संबंधी नियम एवं आचार की शिक्षाएं हैं। इसके संलग्नकर्ता थे उपाली। इनके संलग्नकर्ता कौन थे? उपाली। अगला है दोस्तों अभिधम्म पिटक। इसमें भगवान बुद्ध की दार्शनिक सिद्धांत समाहित है। इसके संलग्नकर्ता थे मोगलीपुत्र तीस। इस पिटक में ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा की यानी बौद्धों में बौद्ध पिटकों में जो दिया गया है इसमें जो है अभिधम्म पिटक में ही सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। मिलिंद पन्हो में दोस्तों इसकी एक कहानी है कि बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर एक यवन शासक था। उनके बीच मिनांडर को ही उस बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद नाम से पुकारा गया। उनके बीच में जो वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, तो उन्हीं को हम मिलिंद पन्हो में संकलित किया गया है। दिव्यावदान और ये जो है बुद्धचरित, हाँ, दिव्यावदान जो है से यह संस्कृत भाषा में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। इस बौद्ध ग्रंथ से मौर्य तथा शाक्य राजवंशों की परंपराओं पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दिव्यावदान जो है यानी इसमें शाक्य, हमारे जो गौतम बुद्ध थे इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? शाक्य मुनि। यानी शाक्य मुनि अर्थात शाक्यों इनकी जो वंशज थी
शाक शाक्य वंशज के अंतर्गत आती थी, इसलिए इनको भी शाक्य मुनि कहा जाता है। और उन्हीं के परंपराओं एवं उस समय मौर्य वंशों की जो स्थिति थी उस पर मैंने प्रकाश डालता है। बुद्ध चरित्र, ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। बुद्ध चरित्र के जो रचयिता थे से कनिष्क के दरबारी कवि थे। ये इनका नाम था अश्वघोष। यह भी संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। यह ग्रंथ गौतम बुद्ध के विविध चरित्रों का वर्णन करता है। तो इस प्रकार दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधान पिटक, मिलिंद पन्नो, दिव्यावदान और बुद्ध चरित्र जान गए। अगला है दोस्तों जैन साहित्य। जैन साहित्य के अंतर्गत आता है परिशिष्ट वर्मन, भाद्रबाहु चरित्र, भागवती सूत्र और कल्प सूत्र। ये सब है। अधिकांश जो जैन ग्रंथ थे संस्कृत भाषा एवं पाली भाषा में थे। जैन जो साहित्य थे उनको क्या बोला जाता था? आगम। जैन साहित्यों को क्या बोला जाता था? आगम। इस और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास आपको भाद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र को माना जाता है। भाद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र को माना जाता है। भगवान महावीर के जीवन कार्यों का विवरण भगवती सूत्र में मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों? भगवती सूत्रों में। इस प्रकार दोस्तों इन परिशिष्ट वर्मन, भाद्रबाहु चरित्र और भगवती सूत्र और कल्पसूत्र, इसके अलावा और भी कई जैन ग्रंथ हैं जिनके बारे में जो मुख्य जो हमें समझाने के लिए जो वर्तमान में आया वो हमने आपके पास पेश किया। नहीं तो ऐसे तो अगर किसी एक पर चर्चा की जाए तो जैसे उनका समय यानी उनका जो अध्याय आएगा तो उस समय इनके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे, ऐसे आपको समझाने के लिए, ताकि आपकी बात आपको हमारी बात में पूरी तरह से समझ में आ जाए कि किस प्रकार इनको वर्णन किया गया, हमारे स्रोत कौन कौन से हैं। बस केवल समझाने के लिए इनका उदाहरण या सहारा लिया गया है। अगला है दोस्तों लौकिक साहित्य। क्या है? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत दो प्रकार के आते हैं। इन्हें एक होता है संगम साहित्य, दूसरा होता है ऐतिहासिक ग्रंथ या ऐतिहासिक साहित्य। दोस्तों संगम साहित्य के अंतर्गत होता है संगम काल में जो साहित्यों की रचना हुई है उसे हम संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य के अधिकांश जो कहानियाँ लिखी थी वो प्रेम कथा आधारित थी। संगम साहित्य की जो अधिकांश साहित्य या कथाएं थी वो प्रेम ग्रंथ के आधार पर लिखा गया था। जैसे यह तिरुकुलर, शिल्पाधिकारम, मणिमेखला, जीवक चिंतामणि। इसमें हम किसी एक का थोड़ा सा वर्णन करते हैं, दो का, ताकि आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए ले लिया जाए तो जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि इसका लेखक संभवतः चोल राजकुमार था। इस पुस्तक को विग्रह पुस्तक भी कहा जाता है, क्योंकि इसका नायक जीवन में पराक्रम द्वारा 8 रानियों से विवाह कर आनंदपूर्ण जीवन बिताता है, लेकिन बाद में यह जैन भिक्षु बन जाता है। ये जो जीवक चिंतामणि में है, ये पराक्रम के द्वारा 8 रानियों को विजित करके अपने इनके साथ आनंद पूर्वक जीवन बिताता है, परंतु ये
अपने जीवन काल में ही ये जैन भिक्षु बन जाता है। तो इसे हम विग्रह ग्रंथ या विग्रह साहित्य के तौर पर भी इसे जान सकते हैं। इसके अलावा एक और ले लेते हैं तो मणिमेखले। मणिमेखले का अर्थ ही होता है मणियों से युक्त कंगन। यह एक बौद्ध पुस्तक माना जाता है। यह जो है तो बौद्ध पुस्तक माना जाता है। इसकी कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जहाँ से शिल्पादिकारम की कथा समाप्त होती है। यानी जो शिल्पादिकारम है इनकी कथा जहाँ से समाप्त होती है वहाँ के बाद से इसमें कथा दी गई होती है। तो इसमें एक कोवलन नाम का नायक होता है जिससे के माधवी से एक पुत्री की उत्पत्ति होती है। कथा नायक में उतार चढ़ाव के बाद इसकी नायिका मणिमेखले बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है और जिनका वर्णन इस प्रकार इसी में दिया गया है। जैसे एक बताते हैं कि इसमें पूरा कहानी है शिल्पाधिकारम में। कोवलन नाम का एक राजकुमार होता है जिसको एक माधवी नाम की मैंने व्यापारिक नहीं माधवी नाम की बेस्या से उन्हें प्यार हो जाता है और उनसे वो शादी करने के लिए कहते हैं, परंतु उस समय का राजा उसे इस बात को अस्वीकार कर देता है और उसे प्राणदंड दे देता है। इस पर माधवी उसके बच्चे यानी कोवलन के बच्चे की माँ होने वाली होती है। लोग या समाज उसे स्वीकार नहीं करते हैं और उस प्रकार वो पुत्री को जन्म देती है और खुद आत्मदाह करने के लिए सोचती है, परंतु उसे अपने आप को बौद्ध भिक्षु के शरण में जाने के बाद उन्हें समझाया जाता है और कुछ समय के बाद वो अपने पुत्री को जन्म देती है और वो पूरा शहर छोड़कर चली जाती है। इस प्रकार की कहानी और अपने पुत्री को बौद्ध भिक्षु के यहाँ ही छोड़ जाती है, यानी उनकी पुत्री भी बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है और खुद भी उसमें बनते हुए अपने आप को संन्यास धारण कर लेती है। ये इसमें कहानी ये दोनों में इन्हीं का कहानी दिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें जो भी है कहानी प्रेम कथा पर आधारित संगमकालीन पुस्तकें अधिकतम थी। हाँ, तो अगला है दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें आता है अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्यायी मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस हर्षचरित बाणभट्ट यानी बाणभट्ट के द्वारा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी दी गई है। कादम्बरी और मेघदूत की रचयिता कालिदास थे जिन्हें हिंदी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। यानी दोस्तों सबसे पहले इन्हें ही यानी कालिदास को ही हिंदी नाटक रचने का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। यानी हिंदी में नाटकीय बुक लिखने का श्रेय कालिदास जी को ही जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हो गया ब्राह्मणेतर में बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य जिसके अंतर्गत आया लौकिक साहित्य के अंतर्गत आया संगम साहित्य और ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगला है दोस्तों दो प्रकार के स्रोत जान लिए। एक शुरुआती दौर में हम लिए थे विदेशी साहित्य और दूसरा अपना देशी साहित्य। देशी साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य और पुरातत्व स्रोत। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में तो जान लिए। अगला है दोस्तों पुरातत्विक स्रोत। क्या है? पुरातत्विक स्रोत। आइए इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं।
पुरातात्विक शोध के अंतर्गत आता है दोस्तों अभिलेख, स्मारक स्थापत्य कला, मूर्तियाँ या चित्रकला, सिक्के या मुहरें। दोस्तों अभिलेख के अंतर्गत हाथी गुम्बद कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख लिए हैं। ऐसे तो अभिलेख कई सारे हजारों हैं, लेकिन बस पहले भी बता चुके हैं कि समझाने के लिए कुछ मुख्य बातों के लिए, ताकि आपको भी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये कलिंग राज खारवेल के द्वारा उद्धृत किया गया या बनवाया गया है, जिसमें कलिंग राज खारवेल के ऐसे कलिंग राज खारवेल की जो क्रियाकलाप है, उनकी जो महत्ता है, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। उनका शासनकाल कहाँ से कहाँ, कब, क्या जो भी है, उनके बारे में ही इसमें वर्णन किया गया। ऐसे भी जो अभिलेख होते थे कि जिन राजा के होते थे, उनके गुणगान या उनकी सीमाओं के बारे में ही दिया गया होता था। अगला है दोस्तों ऐहोल अभिलेख, जिसको पुलकेशिन द्वितीय यानी चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के बारे में इस अभिलेख में दिया गया था। अगला है दोस्तों प्रयाग स्तंभ लेख, जिसके अभिलेख करता है यानी जिस राजा के बारे में जानकारी दी गई वो है गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त। अगला दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख है। ये शक शासक रुद्रदामन की जानकारी इसमें दी गई है। इस प्रकार दोस्तों अभिलेख का मतलब पहले भी बता देते कि पत्थरों पर जो किसी राजा का गुणगान इत्यादि किया होता है, ताकि लोग अधिक समय तक उसे आसानी से देख सके और उनका जो ये लेख है कई समय तक अमिट रहे। तो यही है अभिलेख। अगला है दोस्तों स्मारक स्थापत्य कला। दोस्तों स्मारक स्थापत्य कला में एक प्राचीन उदाहरण के तौर पर हमने मोहनजोदड़ो की खुदाई में सिंधु सभ्यता का जो पता चलता है, ये स्मारक स्थापत्य कला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे कि ये स्मारक स्थापत्य मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई थी, तो वहाँ जो व्यवस्था थी एक नगरीकरण, यानी जैसे आजकल एक सुव्यवस्थित नगर में जो व्यवस्थाएं होती है, उदाहरण के तौर पर ली जाए तो वहाँ पानी, जो बारिश की पानी का निकासी, या शहर की में खिड़कियाँ किस तरफ होनी चाहिए, और वहाँ के लोगों को माने ऊंचे वर्ग के लोग की कहाँ रहते थे, निम्न वर्ग के लोग कहाँ रहते थे, इस सारे एक व्यवस्थाएं ढंग से वहाँ बनाया गया था। सामूहिक स्नानागार इत्यादि जो खुदाई के दौरान मिले हैं, यह स्मारक स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा एक दक्षिण भारत में अरिकमेडु नामक स्थान था, जिसकी खुदाई में भारत और रोम साम्राज्य के बीच में जो व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। ये है दक्षिण भारत का अरिकमेडु नामक स्थान। अगला है दोस्तों मूर्तियाँ और चित्रकला। मूर्तियों के निर्माण का कार्य कुषाण काल से हुआ है, जिसमें विदेशी प्रभाव से युक्त मूर्तियाँ दिखाई देती थी। जिसमें मूर्तियों का निर्माण काल कब हुआ? कुषाण काल से शुरुआत हुई है और इसमें विदेशी प्रभाव देखा गया। इसके अलावा माता शिशु एवं मरणशील राजकुमारियों की चित्र तथा अजंता के गुफाओं का चित्र कला जो हमें बहुत सारी इस बात की जानकारी देती है कि उस समय चित्रकला कितना चरम सीमा पर पहुंचा था। ऐसे माना जाता है कि गुप्त काल
को स्वर्णिम कहा जाता है। इस समय भी चित्रकला का बहुत अधिक ऊंचाइयों तक, यानी उस समय चित्रकला चरम सीमा, सॉरी दोस्तों, चरम सीमा तक वो पहुंच गया था। तो ये बोल रहा है कि माता शिशु, जैसे माँ और बच्चे को आपस में गोद में लिए हुए या स्तनपान कराते हुए बच्चे का जो चित्र बनाया, वो एक मरणशील यानी कोई राजकुमारी मरी उनके बारे में, उनके चेहरे को या उनके ढांचे को राजा के कथनानुसार बनाया गया, कहीं सजाया गया, कहीं मंदिरों में भी कहीं कहीं स्थापित कर दिया गया। तब ऐसे में जो चित्रकला का जो शैली है, चित्रकला का जो प्रकाष्ठा है, उसके बारे में जानकारी से पता चलता है कि उस समय चित्रकला का बहुमुखी विकास हो चुका था। अजंता की गुफाओं में चित्रकलाएं, लगभग जितनी भी चित्रकलाएं हैं, ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। इस प्रकार चित्रकला और मूर्तिकला की इन्हीं चित्रकारियों से हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। अगला है दोस्तों सिक्के या मोहरे। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर स्वास्तिक का चिन्ह बना होता था। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर किसका चिन्ह होता था? स्वास्तिक का। समय के साथ धातुई सिक्कों में परिवर्तन होने लगा। समय के साथ धातुई सिक्कों में परिवर्तन होने लगा। सर्वप्रथम यूनानियों ने सिक्के के ऊपर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा का नींव डाला था। सर्वप्रथम किसने? यूनानियों ने सिक्कों के ऊपर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा की नींव डाली थी। इस प्रकार दोस्तों हमारा जानने का स्रोत, यानी प्राचीन भारत के जानने के स्रोत का ये तीनों चरण खत्म होता है, यानी 3 प्रकार जो बताए थे कौन कौन से हैं वो खत्म होता है। फिर भी दोस्तों इस विषय से संबंधित हम कुछ और जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके पास लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग को बहुत पसंद आएगा। अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला दोस्तों, आरंभिक जो अभिलेख थे उनकी भाषा प्राकृत में थी। उनकी भाषा किस में थी? प्राकृत में। सम्राट अशोक के अभिलेख ब्राह्मी। प्राकृत भाषा दोस्तों उसे बोलते हैं, इस भाषा को हम यूँ कहे तो लोकल भाषा, जन सामान्य भाषा को हम प्राकृत भाषा के तौर पर जानते हैं। जैसे जो जिस क्षेत्र में हो वहाँ का सामान्य भाषा, जैसे उदाहरण तौर पर अगर ले ली जाए तो बंगाल में जो रहने वाले हैं उनकी जन सामान्य यानी लोकल भाषा बंगाली, और जो यूपी का हो तो उसमें कोई जिस क्षेत्र में जो मगध प्रदेश के क्षेत्र में आता है वो मगधी, बिहार में जो हो वो मगधी, यूपी में हो वो अवधी, यानी इस प्रकार के भाषा या भोजपुरी, ये जो भाषाएं हैं ये लोकल भाषाएं, यानी इस राजा जो पहले होते थे शुरुआती दौर में लोकल भाषाओं में ही अभिलेख लिखाया करते थे ताकि लोगों को समझ में आए, लेकिन समयानुसार ये बदलता गया। यानी सम्राट अशोक के अभिलेख जो मिलते हैं उनको ब्राह्मी लिपि में जो बाएं से दाएं लिखा होता था, खरोष्टी लिपि में जो दाएं से बाएं लिखा होता था, एवं पश्चिमी क्षेत्र में अधिकतर यूनानी एवं आरामाइक लिपि में है। अर्थात ये पश्चिमी देश का मतलब हुआ पाकिस्तान, सिंध प्रांत, जो अफगानिस्तान, ये सब जो देश हैं, इधर जो भी सम्राट अशोक के अभिलेख मिलते हैं ये अधिकतर यूनानी एवं आरामाइक लिपि में मिलते हैं, यानी ईरानी लिपि में अभिलेख प्राप्त होते हैं। अगला है दोस्तों, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में एवं अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में एवं अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में है।
अगला दोस्तों, भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती में मिली मूर्तियाँ मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन पर अति सजीव के रूप में प्रस्तुत करती है। यानी भरहुत, बोधगया यानी गया बिहार में जो ये जानकारियाँ हैं, यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, वो मूर्ति कला के जन सामान्य के जीवन पर अति सजीव, यानी इन मूर्तियों से माने जो जन सामान्य लोग हैं, जनता लोग हैं, इनके जीवन में बहुत ही सजीव रूप से प्रस्तुत करती है। यानी पॉजिटिव माइंड के तौर पर ये उनको प्रदर्शित करती है। ये मूर्तियाँ उन्हें पॉजिटिव तौर पर प्रदर्शित करती हैं। अगला है दोस्तों, जिन सिक्कों एवं मुद्राओं पर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिन सिक्कों एवं मुद्राओं पर लेख नहीं होता, केवल आकृतियां विद्यमान थी, उसे हम पंचमार्क या आहत सिक्का कहते थे। जिन सिक्कों एवं मुद्राओं पर लेख नहीं होता, केवल आकृतियां विद्यमान थी, उसे हम पंचमार्क या आहत सिक्का कहा जाता था। मौर्य शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए। मौर्य शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए तथा सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मौर्य शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए, सर्वाधिक सिक्के, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, परंतु सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक भी और सोने के सिक्के जो कि पूरी तरह से क्या है, शुद्ध है, वो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के चलाए वो कुषाण शासकों ने चलाए थे। कौन चलाया था? कुषाण शासकों ने। शासकों ने यानी सातवाहन शासकों ने शीशे यानी शीशे के सिक्के चलाए थे। सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। सन 1776 ईस्वी में मनु स्मृति, क्या दोस्तों? मनु स्मृति के दौरान पढ़ाने के दौरान मनु स्मृति की चर्चा की गई थी, तो वही मनु स्मृति है, जिनका अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से कराया गया। 1776 ईस्वी में मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से कराया गया था। हाँ तो दोस्तों, सर विलियम जोन्स जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, इन्होंने 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला किया था ये दोस्तों, किए थे। अगला है दोस्तों, भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप को माना जाता है। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप को माना जाता है, और हमारी जानकारी के आधार पर जेम्स प्रिंसेप ही जो थे, जो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता हासिल की थी। वो थे जेम्स प्रिंसेप। अगला है दोस्तों, विल्किंस ने 1785 में भागवत गीता, विल्किंस ने 1785 ईस्वी में भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। क्या? भागवत गीता का अनुवाद 1785 में विल्किंस ने किए थे।
प्राकृत भाषा। दोस्तों पहले भी बताएं कि प्राकृत भाषा का अर्थ है जन सामान्य भाषा कहलाती है या होती थी। प्राकृत भाषा जो थी जन सामान्य भाषा थी, यह कहलाती थी। मथुरा स्तंभ लेख। मथुरा स्तंभ लेख वह अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का पहला वर्ष वर्णित है। मथुरा स्तंभ लेख में गुप्त संवत का पहला वर्ष वर्णित है। बिहार स्तंभ लेख है जिसमें स्कंद गुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने तथा बिहार शरीफ पटना में स्तूप बनवाने का उल्लेख मिलता है। वो कहाँ है? बिहार स्तंभ लेख जो बिहार शरीफ पटना में है, इसमें स्कंद गुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ एवं स्तूप बनाने का उल्लेख मिलता है। अगला है दोस्तों एरन अभिलेख है। क्या है दोस्तों? एरन अभिलेख जिसमें सती होने का प्रमाण सर्वप्रथम मिलता है। सती होने का जो प्रमाण का उल्लेख है वो सर्वप्रथम एरन अभिलेख में मिलता है। इसकी कहानी है दोस्तों कि भानुगुप्त का, ये याद नहीं स्पष्ट आ रहा है, ये साथी था या उसका सेनापति था। का जो सेनापति या साथी मान लीजिए दोस्तों, जिनका नाम था गोप राजा, शहीद हो जाने के बाद उनकी पत्नी ने सतीव्रत का अनुष्ठान की थी, अर्थात उन्होंने सतीत्व धारण की थी। सबसे पहले किस में सतीत्व का प्रमाण मिलता है? एरन अभिलेख में। अगला है दोस्तों अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक शास्त्र माना जाता है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक शास्त्र माना जाता है। अभिधम पिटक, ये लगता है दोस्तों हम पहले भी बताए थे। अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत संकलित है, जिसके संलग्न कर्ता मोगलीपुत्र तीस्थे में सर्वप्रथम, यानी तीनों पिटकों में इस पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। किस भाषा का दोस्तों? संस्कृत भाषा का। यानी इसके पहले जो होता था पाली भाषा में प्रयोग किया जाता था, उसके बाद ये संस्कृत जो है सर्व सामान्य भाषा के तौर पर उभरा, और इसलिए इस भाषा का प्रयोग है ताकि सभी समाज के लोग, सभी स्थानों के लोग, ना कि वो जैसे पाली होता तो एक क्षेत्रीय भाषा के तौर पर आ जाता, और संस्कृत है सर्व सामान्य भाषा है, यानी पूरे संसार में कहिए तो इस भाषा की जानकारी है, आसानी से पढ़ा जा सकता था। अर्थात इन्होंने इसी बात को लेकर इन्होंने संस्कृत भाषा में इसका संकलन किया, अभिधम पिटक का। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा और ज्ञानवर्धक होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप हमारा पूर्णतः साथ देंगे। हम हर दिन इस बात को रिपीट करते हैं कि हमारे चैनल को अगर सर्च करना हो तो आप इस प्रकार की जगह STUDY स्टडी और ऑल जो है इसके साथ ही लिखिएगा ALL, कोई स्पेस नहीं तो फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। EDU स्टडी ऑल EDU में
के नाम से ही हमने यूट्यूब चैनल बनाया और जिसमें आपको ये सारी जानकारियाँ हमेशा मिलती रहेगी। हमारे पास जो भी समय जब भी मिलेगा दोस्तों, हम लगातार प्रयास करेंगे कि आप लोग को देते रहें। तो इस प्रकार दोस्तों अब अगले विषय वस्तु की तरफ चलेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज खुश रहिए, अच्छे रहिए, जहाँ भी रहिए साफ़ सुथरा बना कर रहिए और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आपको लाइक लगेगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रहे, यदि किसी प्रकार की कोई इसमें खामियां या दिक्कतें आई तो हमें कमेंट करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।